नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान। राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में आज यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम बैराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में बता चुका था। जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो पीछे जाकर के कालीबंगा और आहड़ सभ्यता को देख सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आज हमारी सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारी सभ्यताओं धातु के आधार पर हमने सभ्यता को 3 भागों में बांटा है। कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। प्रश्न की बात है तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता कौन सी सभ्यता है। तो बैराट सभ्यता के लिए बैराट लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, बैराट को लेकर प्रश्न की बैराट कौन सी सभ्यता है, तो बैराट लोह युगीन सभ्यता है। स्थिति, सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न स्थिति। किसी भी सभ्यता को लेकर के उसकी लोकेशन और उस सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई उसकी जानकारी पूछी जाती है। तो स्थिति के बारे में बात करूं तो बैराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले में बैराट में विकसित हुई, जिसे वर्तमान में विराट नगर कहते हैं। जिला जयपुर बैराट में विकसित हुई। बैराट का वर्तमान नाम विराट नगर है और बैराट या विराट नगर प्राचीनतम मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद 16 महाजनपदों का युग है, यानी हमारे उत्तर भारत में 16 महाजनपद हुए जिनमें से एक हुआ मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट, जिसे वर्तमान में विराट नगर कहते हैं, और जिस जिले में ये विकसित हुई वह है जयपुर। बैराट सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है बाण गंगा। बाण गंगा का उपनाम अर्जुन की गंगा। यह अर्जुन महाभारत पांडव में से एक है। तो बाण गंगा नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा। तो बैराट सभ्यता सर्वप्रथम लोह युगीन सभ्यता है। जयपुर जिले में विराट नगर में बैराट में विकसित हुई, जो प्राचीनतम मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है इसका समय या कालक्रम। बैराट सभ्यता का समय 600 ईसा पूर्व है। 600 ईसा पूर्व। बात हो जाएगी आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व। तो बैराट सभ्यता वर्तमान समय से 2600 वर्ष पुरानी है। 600 ईसा पूर्व। लोह युगीन सभ्यता कह रहे हैं 600 ईसा पूर्व है। लोहे की जानकारी या लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत से 1050 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि हम 1050 ईसा पूर्व में पहली बार लोहे से परिचित होते हैं। तो 1050 ईसा पूर्व के बाद आने वाला समय लोहे का है समय, यानी हम लोहे से परिचित हो गए। तो इसीलिए हमने सभ्यता को नाम दिया लोह युगीन सभ्यता। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1050 ईसा पूर्व का है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंज खेड़ा से प्राप्त हुआ। आप नाम याद रख सकते हैं कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंज खेड़ा से हमको लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। बैराट सभ्यता की प्रथम खोज या प्रथम जानकारी 1837 में हुई और इसकी प्रथम जानकारी या खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कैप्टन बर्ट। लेकिन हमने कोई उत्खनन नहीं किया। अभी सिर्फ हमने सभ्यता की जानकारी हुई
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैप्टन बर्ट। 1837 में उन्होंने इसकी जानकारी दी या खोज की, लेकिन उत्खनन नहीं किया जा सका, मतलब यह सभ्यता प्रकाश में नहीं आई। कैप्टन बर्ट ने जयपुर विराटनगर से जिसकी खोज की या जिसकी जानकारी प्राप्त की वह था अशोक का भाब्रू शिलालेख। तो वह वास्तव में अशोक के भाब्रू शिलालेख की उन्होंने खोज की थी, और उसी शिलालेख जहाँ से उन्हें वो शिलालेख मिला जिस पहाड़ी से, उसी पहाड़ी या उस डूंगर के नीचे जो सभ्यता विकसित थी उसका नाम था बैराट सभ्यता। मैं आगे बात करूंगा भाब्रू शिलालेख की, ठीक है। फिर खोज 1837 में हुई। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है उत्खनन कर्ता। उत्खनन कर्ता या उत्खनन का कार्य यानी खुदाई का कार्य कब हुआ? खुदाई का कार्य 1837, जस्ट इसके 100 साल बाद में 1936 का समय। 1936-37 में एक व्यक्ति जिनका नाम है दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी की देखरेख में इस सभ्यता का पहली बार उत्खनन हुआ 1936-37। सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था। दयाराम साहनी के बाद में इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य जिन व्यक्तियों के नेतृत्व में आया उन व्यक्तियों के नाम थे नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। दो नाम और आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ। 1962-63 में इस सभ्यता का उत्खनन या सर्वेक्षण की बात करें तो नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दयाराम साहनी 1936-37। इनके कुछ समय बाद में दो व्यक्ति इस सभ्यता से और जुड़ते हैं जिनका नाम है नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। इस सभ्यता में एक खास बात है, यहाँ से प्राप्त डुंगरियाँ या पहाड़ी। हमें सभ्यता की खुदाई के समय हमें यहाँ से 4 से 5 डुंगरियाँ मिली, जिनमें हम नाम देते हैं। एक डुंगरी का नाम है भीम, एक का नाम है गणेश, नेक्स्ट है महादेव जी की डुंगरी, और सबसे इंपॉर्टेंट डुंगरी है जिसका नाम है बीजक। बीजक तो मुख्य रूप से 3 डुंगरियां थी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, बीजक डुंगरी। एक डुंगरी और है जिसका नाम है महादेव जी। तो बैराट सभ्यता की खुदाई में हमको यहाँ से 3 डुंगरियां मिली हैं। 3 डुंगरियों की हमने खुदाई की, भीम, गणेश, महादेव जी और बीजक। सर्वाधिक खुदाई या बड़े स्तर पर सर्वेक्षण जिस डुंगरी का किया गया वह थी बीजक, ठीक है। जो भी हमें उत्खनन में सर्वाधिक जो चीजें मिली है, सामान मिला है, जिसकी प्राप्ति हुई है, उस डुंगरी का नाम था बीजक। और इसी बीजक डुंगरी से 1837 में कैप्टन बर्ट को अशोक का भाब्रू शिलालेख में मिला था। शिलालेख, भाब्रू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख कहते हैं। त्रिरत्न शिलालेख। अब त्रिरत्न शिलालेख कैसे कहा गया? इस भाब्रू शिलालेख की ही खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने, और इस भाब्रू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख कहते हैं। अशोक की शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक नाम हो गया अशोक का शिलालेख, ठीक। तो भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। त्रिरत्न क्यों कहते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं थोड़ा सा। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की त्रिरत्न, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के प्रति इस भाब्रू शिलालेख में अपनी आस्था प्रकट की है, इसीलिए इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। तो यहाँ आपकी एक चीज और क्लियर हो रही है कि त्रिरत्न शिलालेख किसे कहा गया है? भाब्रू शिलालेख। त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ। और आगे चलते हैं
तो अशोक हमें सर्वाधिक उत्खनन जिस डूंगरी का हुआ उसका नाम था बीजक। बीजक। तो यहाँ से एक चीज जो मिला वो क्या था? भाब्रू शिलालेख। बीजक डूंगरी से क्या मिला? भाब्रू शिलालेख, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। इसी के क्रम में आगे भाब्रू शिलालेख वर्तमान वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता राजधानी या कलकत्ता संग्रहालय में है। आज यह खंडित अवस्था में है और वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में यहाँ पर है। तो इसी बीजक की डोंगरी से और हमें क्या क्या प्राप्त होता है इसकी जानकारी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भीम, गणेश, महादेव जी और बीजक में से सर्वाधिक खुदाई या अन्वेषण जिसका हुआ उसका नाम क्या था? बीजक। बीजक से हमको अत्यधिक मात्रा में बौद्ध विहार मिले। यहाँ से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए जिनकी जानकारी हमको एक चीनी यात्री है जिसका नाम है हेनशांग। जिसकी जानकारी किसने दी है? हेनशांग ने दी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हेनशांग ने 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? बैराट की यात्रा की थी और अपने ग्रंथ सी यू की में चीनी इतिहासकार है तो उसके ग्रंथ का नाम है सी यू की, जिसमें इसने बैराट की यात्रा का वर्णन किया तथा यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप के वर्णन किया है और खुदाई में भी हमको बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमको मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई तथा पंच मार्क सिक्के मिले हैं। खुदाई में हमको बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति तथा पंचमार्क सिक्के भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ से यानी कि बीजक डूंगरी के उत्खनन में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28 मुद्राएं हिंद यवन शासकों की हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 28 मुद्राएं हिंद यवन शासकों की हैं। इनमें हिंद यवन शासकों में भी लगभग 18 मुद्राएं यवन शासक मिनांडर की है। एक शासक है मिनांडर। 28 टोटल मुद्रा 36 है, जिनमें से 28 हिंद यवन शासकों की है और इन हिंद यवन शासकों में से 18 मुद्राएं सिर्फ अकेले और अकेले एक शासक जिसके नाम है मिनांडर उसकी मुद्राएं हैं। तो आपको कुल मुद्राएं ध्यान रखनी है। तो 36 मुद्राएं हैं जो एक सूती कपड़े में लिपटी हुई हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, इसके आगे की बात, बैराट सभ्यता से खुदाई में 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 संस्कृति में पहली संस्कृति है जिसका नाम है आपको दिख नहीं रहा था। पहली संस्कृति है जिसका नाम है उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय जो निर्धारित किया गया है वह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और बैराट सभ्यता से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो 3 संस्कृतियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली संस्कृति उत्तर वैदिककालीन संस्कृति है जिसका समय 1000 से 600। अगर ऑप्शन में आता है कि निम्न में से कौन सी संस्कृति के अवशेष बैराट सभ्यता से नहीं मिले हैं, ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति,
उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन संस्कृति और मौर्य कालीन संस्कृति। तो यहाँ पर हमारा गलत आंसर होगा ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति। तो पहली संस्कृति आपके पास आ चुकी है। वापस से कह रहा हूं मैं, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरी संस्कृति या सभ्यता थी जिसका नाम था महाभारत कालीन संस्कृति। महाभारत से भी बैराट सभ्यता का संबंध है। महाभारत में एक राज्य है जिसका नाम है हस्तिनापुर, और इसी हस्तिनापुर के समीप एक राज्य था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। जो बैराट है वो मत्स्य जनपद की ही प्राचीन राजधानी है। तो महाभारत काल में 5 पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ, 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अपन इसकी हिस्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे कि महाभारत की क्या स्टोरी है, लेकिन महाभारत में पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वह अज्ञातवास पांडवों ने मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में बिताया, और बैराट में बिताया तो यहाँ पर 1 वर्ष रहे तो उनसे संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहा गया, एक डूंगरी का नाम भीम डूंगरी है, इसको लेकर के। तो दूसरी संस्कृति महाभारत, और तीसरी संस्कृति है मौर्य कालीन संस्कृति, जिसकी साफ झलक हमको अशोक के भाब्रू शिलालेख से ज्ञात होती है। जिसकी साफ झलक हमको अशोक के भाब्रू शिलालेख से ज्ञात होती है, जो बैराट में स्थित है और कैप्टन बर्ट ने खोजा है। इस लेख की भाषा की अगर बात करूं तो इस लेख की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। भारत से मिले अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। तो जब भी आपके पास अशोक के अभिलेखों को लेकर के प्रश्न हो और स्थान का नाम या जगह भारत में स्थित हो, तो आप निसंकोच आंख मार के तुक्का लगा देना कि भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। जबकि पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में और खरोष्टी लिपि में, और भारत से बाहर या पाकिस्तान से बाहर जो प्राप्त हुए हैं वह अरेमाइक और यूनानी। अभी सिर्फ इतना है कि भाब्रू शिलालेख की भाषा प्राकृत है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। संस्कृति त्रिस्तरीय 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन संस्कृति और मौर्य कालीन संस्कृति। आप समझ गए होंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन और मौर्य कालीन। तो ये हमारी सभ्यता है जिसका नाम है बैराट, और संक्षिप्त तो छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न लगता हो जिसमें आपको लेकर कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार छोटा सा हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। सभ्यता का नाम है बैराट सभ्यता। सभ्यताओं को धातु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, कांस्य, ताम्र और लोहा। प्रश्न बन सकता है कि बैराट सभ्यता कौन से युग की है, ताम्र, कांस्य, लोहा, पाषाण जो भी है, तो ये लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे की खोज या लोहे की जानकारी या लोहे का प्रथम साक्ष्य भारत में 1000 ईसा पूर्व का है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंज खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता की लोकेशन स्थिति जयपुर जिला बैराट, जिसे वर्तमान में विराट नगर कहते हैं, यह मत्स्य जनपद की राजधानी था, जो 16 महाजनपदों में से एक था। नदी बाणगंगा, इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा। इसका समय है 600 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2600 साल पहले की सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता की प्रथम जानकारी या खोज देने वाले व्यक्ति कैप्टन बर्ट थे 1837। इन्होंने यहाँ अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा, जिसकी भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। इसे अशोक का त्रिरत्न अभिलेख भी कहते हैं। उत्खनन का कार्य पहली बार 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इसके बाद बड़े स्तर पर उत्खनन 1962-63 में 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। यहाँ खुदाई में हमको 3 डुंगरियाँ मिली, मुख्य रूप से 3 ही हैं। एक का नाम है भीम, एक का नाम है गणेश और एक का नाम है बीजक। लेकिन एक डुंगरी और है, एक पहाड़ी और है जिसका नाम है महादेव जी। भीम डुंगरी में एक तालाब भी बना हुआ है जिसे भीम लत
तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो भीमलत तालाब कौन सी डूंगरी पर बना हुआ है? भीम। सर्वाधिक उत्खनन का कार्य, ये बड़े स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य जिस डूंगरी का किया गया वह थी बीजक, यानी हमें यहाँ से जो भी मिलता है वो सब बीजक डूंगरी से मिलता है। पहला भाब्रू शिलालेख, इसे त्रिरत्न शिलालेख कहते हैं। इस त्रिरत्न शिलालेख का संबंध बौद्ध धर्म की त्रिरत्न से है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। अशोक ने अपने इसी शिलालेख में बौद्ध धर्म की त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। वर्तमान यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। यहाँ शिलालेख का तात्पर्य यह है, शिला का मतलब होता है चट्टान, तो चट्टान पर लेख लिखवाना, और लेख लिखवाने की परंपरा भारत में पहली बार जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था अशोक। तो समय के थपेड़ों ने उस चट्टान को खंडित कर दिया और खंडित अवस्था में ये चट्टान वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। बीजक के उत्खनन में हमको यहाँ से बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप, मथुरा शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप की जानकारी हेनशांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में की है। हेनशांग ने 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। हेनशांग एक चीनी यात्री है जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था। यहां से पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, यहां से सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 28 हिंद यवन शासकों की है, और इन 28 मुद्राओं में से भी 18 मुद्रा मिनांडर शासक की है। हिंद यवन शासक था मिनांडर, तो 28 में से भी 18 सिर्फ और सिर्फ किस शासक की है? मिनांडर की। बैराट सभ्यता से 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं: उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन संस्कृति और मौर्यकालीन संस्कृति। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।